हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ प्लूरा के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उसके ऊपर में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्लूरा से रिलेटेड डिजीज के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लूरल इन्फ्यूजन के बारे में कि प्लूरल इन्फ्यूजन होता क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो प्लूरा होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं, कहां कनेक्टेड होते हैं, इन सभी चीज के बारे में हम जानेंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो को समझ में आएंगे। आप प्लीज इसे लास्ट तक देखें। जैसे कि मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने प्लूरल इफ्यूजन के बारे में बताया था, उसमें आपने सभी ने बहुत ही अच्छे प्यार दिए। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया हुआ है, प्लीज आप जाए विजिट करें, उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहला बात करेंगे कि प्लूरा होता क्या है। जैसे कि आप ये क्या देख रहे हैं, ये लंग्स है जो ब्लैक कलर से दिखाया गया। इसके ऊपर में एक ग्रीन कलर का ये जो मेम्ब्रेन दिखाया गया पूरे होल लंग्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। अब यहां पे दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक अपर एक इनर होते हैं। तो इन दोनों के जब एक अपर रहेगा और एक इनर रहेंगे तो दोनों के बीच में तो कुछ तो गैप होंगे ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में बोला गया कि प्लूरा इज अ सीरियस मेम्ब्रेन दैट फोल्ड बैक प्लूरल सैक. The outer layer is called the parietal pleura and attached to the chest wall, and the inner layer of the is called the visceral pleura, covered with the lungs, blood vessels, nerves and the bronchi. बोला गया कि जो प्लूरा है यह दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं विस्लर प्लूरा एंड दूसरे को क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। जो बात करते हैं विस्लर प्लूरा के बारे में, ये सबसे इनर लेयर होते हैं। जस्ट ये लंग्स है, इससे जस्ट ऊपर में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इसे ढके हुए। इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होते हैं, नहीं हो पाता है जल्दी। तो वो जो कनेक्टेड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं। और एक क्या है, ऊपर में और अटैच्ड होते हैं, एक और मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, जो कि जस्ट क्या रहता है, हमारे चेस्ट रीजन से वो कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे एक बार मैं समझाने के लिए मैं आपको बोल देता हूं। जैसे ये मानिए क्या है, ये मानिए मेरा क्या है, ये लंग्स है। लंग्स के जस्ट ऊपर में ये ऐसे जो सटा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग सबसे इनर वाले बोलेंगे, विसरल प्लूरा बोलेंगे। और जस्ट यही आगे चलकर फिर से ऐसे मोड़कर ऊपर की ओर आ गए, फोल्ड हो गए, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को पेराइटल प्लूरा बोलेंगे। अब ये दोनों के बीच में क्या है, गैप है, जहां पे मेरा फिंगर दिख रहे हैं। तो ये जो बीच वाले हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है इस प्लूरल स्पेस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। एक और फिर से बोल रहा हूं, जैसे ये मानिए मेरा क्या लंग्स है, ओके। अब इसके ऊपर में क्या है, ये एक लेयर है ऐसे करके आके सटा, जिसको हम लोग क्या बोले, विसरल प्लूरा बोले, जो कि डायरेक्ट लंग्स के ऊपर में अटैच होते हैं। अब इसके ऊपर में क्या है, मानिए एक यही आगे से होकर फोल्ड होकर फिर से वापस आया हुआ है, और ये जो इस तरह से मानिए एक अंदर का लेयर और एक क्या होगा, फिर से ऊपर से ये है। तो इसको जो ऊपर से आया, जिसके ऊपर में और ऑर्गन्स वगैरह अटैच रहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऊपर वाले को पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। तो ये दोनों के गैप में जो होता है एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। जब इसी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया हो कि प्लूरा होता क्या है। तो अब डिफिनेशन आप आराम से लिख लेंगे कि क्या है, प्लूरल इफ्यूजन इज डिफाइंड एज द एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द प्लूरल स्पेस. Pleural infusion are detected by the chest imaging, रेडियोग्राफ या फिर CT स्कैन। नॉर्मली हो गया, कोई दिक्कत यहां समझने में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन के बारे में कि टाइप्स कितने होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं ट्रांसुडेटिव और दूसरे को बोलते हैं एक्सुडेटिव। क्या बोलते हैं, पहला को बोलते हैं ट्रांसुडेटिव और दूसरे को बोलते हैं एक्सुडेटिव बोलते हैं। अब जानते हैं ये दोनों होता क्या है। तो यहां पर बोला गया which are caused by the systematic influence on the pleural fluid. क्या बोला है कि यह सिस्टमेटिक यानी सिस्टम में कोई भी दिक्कत के कारण से यह दिखने को मिलता है, जैसे या आपका प्लूरल फ्लूइड का फॉर्मेशन में, रीअब्जॉर्प्शन में, या फिर कोई भी कॉमन कॉज हो जैसे डिजीज वगैरह हो जाना,
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के कारण से, सिरोसिस के कारण से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण से, इन सभी के कॉजेस के कारण से क्या होता है, ट्रांसडेटिव्स होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द फ्लूइड लीकिंग इन द प्लूरल स्पेस। सिंपली अगर बोला जाए कि फ्लूइड का लीकिंग होना किसमें, प्लूरल स्पेस में, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडेटिव बोलते हैं। बात करते हैं एक्सुडेटिव के बारे में। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल निमोनिया, मैगलेंसी, वायरल इंफेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये कैसे होता है, या कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण से, प्लूरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण से, मैगलेंसी के कारण से, इन सभी के कॉज के कारण से क्या होता है, एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन होते हैं। बात करते हैं यहां पर कि इट इज कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड इंफ्लेमेशन, लंग्स इंजरी एंड ट्यूमर। ये किसके कारण से होते हैं, मेनली अगर बोला जाए तो किसके कारण से, इन्फेक्ट ब्लॉकेज हो जाना, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज के कारण से, लिम्फ वेसल में इंफ्लेमेशन हो जाना, या फिर लंग्स इंजरी या ट्यूमर होने के कारण से आपको एक्सुडेटिव देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर बोला जाए कि एक्सुडेटिव और ट्रांसडेटिव किसे बोलते हैं, कि जिसमें क्या, इसमें तो सब में जानते क्या, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, जब प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का लीकेज होना, ये आपका ट्रांसडेटिव में होते हैं। ये कब होंगे, कि जब आपके सिस्टम में कोई भी दिक्कतें देखने को मिलेंगे, जैसे फ्लूइड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाना, रिजॉर्प्शन पूरे तरह से नहीं हो पाना, या फिर कोई भी डिजीज है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के कारण से, सिरोसिस हो गया हो, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसके कारण से आपको ट्रांसडेटिव इन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। एक्सुडेटिव में सेम उसके, जैसे कोई भी इन्फेक्शन के कारण से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण, या फिर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गया हो, लिम्फ वेसल में ब्लॉकेज हो गया हो, या इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज सब कर रहे हैं, या लंग्स में इंजरी हो जाना जिसके कारण से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, तो उस कार्य के कारण से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं। यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, जो कि मैंने आपको एक एक करके मैंने आपको बता दिया, आप कॉजेस में नॉर्मली लिख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इसका साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहला चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प रहेगा। जब भी आप कफिंग करेंगे या फिर लंबा सा ब्रीथ लेंगे, उस टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन है जिसके कारण से आपको फीवर एंड चिल्स होंगे, निमोनिया, डिसएपनिया, सांस लेने में दिक्कत होंगे, कफिंग, ये सभी आपको सिम्टम्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं। बात करते हैं रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी के बारे में, जैसे मैंने और बाकी इटियोलॉजी बताए थे, और कुछ और हैं, जैसे टीबी होना, हार्ट फेलियर या फिर रीनल फेलियर है जिसके कारण से पल्मोनरी इंफेक्शन हो जाना, वायरल इंफेक्शन होना, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज में किसी प्रकार का डिजीज है, तब यह देखने को मिलेगा। बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उस कंडीशन में आपको इफ्यूजन और पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे, डायग्नोसिस करेंगे कि यह पल्मोनरी इफ्यूजन ही है। इतना सारा टेस्ट डायग्नोसिस के बारे में जैसे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, रिस्पिरेटरी फेलियर, एम्फाइसेमा, लंग्स डैमेज, इन सभी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। कि हमने अभी जाने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम फ्रॉम द प्लूरल इफ्यूजन हम लोग कैसे कैसे डायग्नोस्ट करते हैं, किस वे में लेकर जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो डायग्नोस्टिक लॉगरिथम है प्लूरल एम्बोलिज्म का, जिसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी का प्लूरल इफ्यूजन है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेक्स सिंथेसिस करवाते हैं, यानी चेस्ट से क्या करते हैं, फ्लूइड निकलवाने का काम करते हैं, प्लूरल फ्लूइड को। और हम लोग मेजर करते हैं प्लूरल फ्लूइड के प्रोटीन को और एलडीएच को। अगर इन सभी में से कोई भी एक मेजरमेंट अगर आपको मिलता है तो हम उसको क्या मानेंगे कि ये उसको क्या है, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है। अगर मानो कि अगर इसमें से कोई भी मेजरमेंट नहीं निकलता है तो उसको हम क्या मानेंगे कि उसमें क्या है, ट्रांसडेटिव पल्मोनरी। अगर इसमें से कोई भी मेजरमेंट अगर नहीं आता है तो इसको हम क्या समझेंगे कि यह ट्रांसडेटिव इफ्यूजन है। तो हम लोग इसको में हम देखेंगे कि अगर पर्सन का कोई क्रॉनिक है, हार्ट फेलियर का कंडीशन तो नहीं था, सिरोसिस तो नहीं थे, या फिर नेफ्रोसिस तो नहीं है, इन सभी के बारे में हम डिजीज को लेंगे, क्योंकि इसी सभी डिजीज के कारण से क्या होता था, ट्रांसडेटिव होते थे। अब बात करते हैं यहां पे कि अगर
एक्सुडेटिव निकल गया तो हम लोग फर्दर अगले डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए भेजते हैं, जिसमें हम लोग पीएच ग्लूकोज देखते हैं, प्लूरल फ्लूइड के ग्लूकोज में मात्रा देखते हैं, फिर उसमें साइटोलॉजी करवाते हैं किसका, प्लूरल फ्लूइड का, और हम लोग सेल काउंट देख रहे थे कि डिफरेंशियल सेल काउंट कितना है, कल्चर करवाते हैं, स्टेन पीएफ करवाते हैं, या फिर पीएफ मार्कर फॉर टीबी के लिए करवाते हैं। अगर इसके बाद में ना कुछ डायग्नोसिस निकलता हो कि ये फ्यूजन नहीं है, तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलस है। तो इसको हम लोग सीटी स्कैन के लिए भेजते हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलस निकल गया तो हम लोग ट्रीट करेंगे पल्मोनरी एम्बोलस का। अगर ये नहीं निकला तो हम लोग पीएफ मार्कर जो मैंने करवाया था इसको करवाएंगे। पीएफ मार्कर में अगर देखेंगे कि अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या चीज करेंगे, टीबी के लिए ट्रीट करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा कि जो प्लूरल इफ्यूजन जो लोगरिथम है डायग्नोस्टिक का, वो क्या होता है। सबसे पहला हम लोग थोरेक्स सिंथेसिस के लिए हम लोग भेजते हैं, यानी प्लूरल स्पेस का जो फ्लूइड है उसके प्रोटीन और एलडीएच के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड निकालकर भेजते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इन तीन चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्लूरल फ्लूइड का सीरम प्रोटीन कितना है, एलडीएच कितना है, और फिर हम बात करते हैं कि अगर 2/3 से अगर अपर नॉर्मल सीरम लिमिट आता है, अगर इन तीनों में से जैसे प्रोटीन का वैल्यू 0.5 से ज्यादा है या फिर एलडीएच का वैल्यू 0.6 से ज्यादा है, तो हम लोग मान लेंगे कि एक्सुडेटिव इफ्यूजन है। अगर नहीं आया तो हम लोग क्या समझते हैं कि उसे कोई डिजीज, क्रोनिक हार्ट फेलियर होगा, सीरोसिस हो गया, नेफ्रोसिस हो गया, इन सभी का उस पर्सन में क्या चलते हैं, डिजीज वगैरह हुए होंगे, उनको ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा, तो हम लोग उसके कारण से क्या मानते हैं कि इसमें क्या होगा, ट्रांसडेटिव इफ्यूजन होगा। लेकिन अगर यहां के बाद में रुक जाते हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई भी किसी का एक लेवल इंक्रीज मिलता है तो हम लोग फर्दर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं, जिसमें हम लोग पीएफ ग्लूकोज देखते हैं, यानी जो प्लूरल फ्लूइड है उसका ग्लूकोज का लेवल, उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, डिफरेंशियल सेल काउंट देखते हैं कितना बढ़ा हुआ है, कल्चर करवाते हैं, स्टेन पीएफ करवाते हैं। अगर इन सभी के बाद भी कोई भी डायग्नोसिस नहीं निकल पाता है कि इसे प्लूरल इफ्यूजन है, तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसको क्या हो गया है, पल्मोनरी एम्बोलस हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पाइरल सीटी भेज देंगे। जब यहां पे जाएगा, अगर पल्मोनरी एम्बोलस अगर निकल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग फिर करवाते हैं पीएफ मार्कर करवाते हैं, जो कि टीबी के लिए होता है। अगर ये सही निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, टीबी का डायग्नोसिस करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आपको दिखाया। बाकी का मैं डायग्नोस्टिक आपको लिखवा देता हूं, जो क्या होते हैं, चेस्ट एक्सरे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, उन सभी के बारे में मैं लिखा देता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करते हैं कि सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, थोरेक्स सिंथेसिस। थोरेक्स सिंथेसिस करने का मतलब क्या होता है कि उस जो चेस्ट रीजन है, थोरेक्स पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, निडल्स को इंसर्ट करके और वहां से फ्लूइड का लेते हैं। प्लूरल एस्पायरेशन करवाना, प्लूरल बायोप्सी करवाना, चेस्ट सीटी स्कैन करवाना, इन सभी के द्वारा हम लोग डायग्नोस करते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं है। हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन जान गए, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके बारे में जान गए। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आज बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इज एम्ड अंडरलाइन द कॉज। अगर उस पर्सन को कोई डिजीज के कारण से हो रहा है, जैसे हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन, ट्यूमर, इन सभी के कारण से अगर हो रहा है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बात करते हैं, थोरेक्स सिंथेसिस इज डन टू रिमूव द फ्लूइड कलेक्ट इन अ स्पेसिमेन एज द रिलीफ डिसपनिया। अगर पर्सन में मानो कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड का मात्रा अगर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, थोरेक्स सिंथेसिस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उस फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे, ताकि जो पेशेंट है वो इजीली तरीके से वह ब्रेथ कर पाए, उनको कोई भी डिस्पनिया वगैरह ना हो, उससे थोड़ा रिलीफ मिले। बात करते हैं अलग, अगर मैलिग्नेंट इफ्यूजन, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहला चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, रेडिएशन, केमोथेरेपी, सर्जिकल प्लूरेक्टोमी। अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन है तो ड्रेनेज करवा देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे, केमोथेरेपी मेडिसिन वगैरह चलाएंगे, या फिर अगर उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, नहीं ट्रीटेबल है, तो सर्जिकल प्लूरेक्टोमी करवाते हैं, यानी सर्जरी के द्वारा जो प्लूरल है
मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। बात करते हैं सेकंड, अगर प्लूरोडेसिस है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लूरोडेसिस प्रोडक्शन ऑफ एडेंशन बिटवीन द पेराइडल एंड विसलर accomplished by the tube therectomy pleural space drainage। हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी बनाएंगे, थोरेक्टोमिक ट्यूब लगाएंगे और उसके द्वारा जो भी फ्लूइड वगैरह है या फिर जो प्लूरल स्पेस है उसमें से क्या करवाएंगे, हम ड्रेनेज करवा देंगे, जो फ्लूइड है उसे बाहर निकलवा देने का काम करेंगे। इन दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इजिली मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा या फिर हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये आपका सर्जिकल प्लूरेक्टोमी के द्वारा क्या है उसको रिमूवल करके उनको रिलीफ दे सकते हैं। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि जो नर्सेस हैं उनको क्या क्या चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, जो उसका जो हेड होगा वो एलिवेटेड होंगे ताकि जो उसके पोजीशन को बार बार चेंज करते रहेंगे रेगुलरली, उनको फॉलर पोजीशन देंगे या फिर सेमी फॉलर देंगे, कभी ऐसे फिर कभी ऐसे, इस तरह से हम उनको उठाकर करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो लंग्स है वो एक्सपेंड करेगा और जो पेशेंट है उसको डिसअपनिया नहीं होंगे। सेकंड, इनकरेज फॉर द बेड रेस्ट टू रिड्यूस O2 कंजप्शन। उनको बेड रेस्ट करने बोलेंगे, कोई भी काम सब नहीं करने बोलेंगे। अगर काम करेंगे, कुछ मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, O2 का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम उनको इनकरेज करेंगे कि आप क्या करिए, बेड रेस्ट करिए। थर्ड नंबर, मेंटेन कंफर्ट पोजीशन, उनको कंफर्ट पोजीशन देंगे। एंड फोर्थ नंबर, इनकरेज कंजप्शन कंज्यूमिंग न्यूट्रिशनल डाइट टू प्रोवाइड एनर्जी। उनको न्यूट्रिशनल डाइट देंगे ताकि जो पेशेंट है उनको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल सके ज्यादा से ज्यादा। और क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, मेडिसिन है, उन सभी को चलाएंगे रेगुलरली, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जिससे क्या हो, जो माइक्रोबियल इंफेक्शन है वो क्या हो, कभी ग्रो वगैरह ना करे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बात किया प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने अभी तक एल्गोरिथम, डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम जाने थे? अगर ना जाए तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल 2.0।